हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल स्टडी हेल्प पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हमारा सोशल साइंस और मैथ का पेपर हो गया है और अब जो अगला हमारा पेपर है वो हिंदी का है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं हिंदी को पेपर के लेकर कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस चैनल पे हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि 3 सेक्शन होंगे हिंदी के। ठीक, पहला जो अपठित बोध होगा जिसमें आपको गद्यांश दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक, और आपको आंसर देना होगा। ठीक, इसमें 2 पैराग्राफ होंगे जिसमें आपको एक ऑप्शनल में होगा, दोनों में आप एक कोई कर सकते हैं। ठीक, 2 पोएम होंगे। ठीक, जो अपठित पोएम होंगे यानी आपके सिलेबस के पोएम नहीं होंगे, उनको पढ़ना होगा, फिर उससे जो क्वेश्चन पूछा होगा उसको आपको करना होगा। इसके अलावा तो 10 नंबर का आपका ये फर्स्ट सेक्शन होगा अपठित बोध वाला। उसके बाद हमारा जो 14 नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का आपका हो जाएगा व्याकरण होगा। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के। ठीक, उसके बाद जो आपका आएगा तो 16 10 26 मार्क्स हो गया और 14 मार्क्स के आपके जो बुक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, जो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है, भाषा की जो बुक लगती है, ठीक, उससे आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं 14 नंबर अपठित पद्यांश के, दूसरा सेक्शन होगा आपका व्याकरण का 16 नंबर, फिर तीसरा सेक्शन होगा हिंदी व्याकरण का 14 नंबर। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 40 मार्क्स। ठीक, तो आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड, चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अपठित गद्यांश आ जाए, ठीक, तो हम उनको कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आपको करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार पूरा थॉरली पैराग्राफ जो पैसेज दिया है, गद्यांश दिया है, उसको क्या करिए, पढ़ जाइए। उसके बाद उसके पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। ठीक, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना, तो आपको याद आएगा कि ये वाली लाइन हमने कहाँ पढ़ी थी, फिर वहाँ पे आना है और फिर गद्यांश में उस लाइन को ढूंढना है। जहाँ पे दिख जाए वहाँ से आपको क्या करना है, आंसर सही लगाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। जैसे हमारे पास जो ये है, इसमें इन्होंने बात की है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन एवं उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। ठीक, एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों, अभिभावकों द्वारा भी समादित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके के ठंड और तपती धूप में की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीब और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। ठीक, आप देख सकते हैं, बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में हम एक अभिशाप क्यों मौजूद हैं। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित करना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोगों को इसके प्रति सजग और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करे। आम आदमी भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करने वाले केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे अभियान में सरकार का पूरा साथ दें।
तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पहला। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। आपने उसमें पढ़ा था कि पहले ऊपर ही लाइन में दिया था, ठीक। पहला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का। तो फ्रेंड्स हमने पैसेज में पढ़ा था, ऊपर पैराग्राफ में एक बात दिया था गद्यांश में कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त, लोगों की जो सोच बन गई है कि लोग यही सोचते हैं क्या है ये केवल सरकार का दायित्व है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ग राइट आंसर होगा। देख सकते हैं ऊपर हम गद्यांश में एक बार आप पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पे दिया था ना दायित्व सिर्फ सरकार का है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली लाइन में इन्होंने यहाँ लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं आप, सामाजिक कुरीति समाप्त का दायित्व किसका है, सरकार का, यहाँ पे दिया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, तो सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में घरों में, ढाबों में, होटलों में काम करने वाले बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों नहीं रहते। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते हैं, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स आपने पैसेज ऊपर पढ़ा था, ये वर्ड कहीं आया था कि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ढाबे पे काम करते हुए, कल कारखानों में काम करते हुए, जो बहुत ही जिनकी उम्र छोटी होती है, फिर भी हम उनको काम करते हुए देखकर कोई प्रभावित, क्योंकि जो हमारी मानसिकता ही बन चुकी है, हमारी संवेदना क्या हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर घ होगा। देख सकते हैं ऊपर पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिए, देखिए ये लाइन कहाँ मिलती है, कारखानों, ठीक। हमारे घरों, ढाबों, खानों मिल जाएगा, कड़ाके की धूप परवाह काम करते हैं, ठीक। मुख्य कारण है इंसानियत के नाम पर अपराध है। देख सकते हैं इधर बनती जा रही है, ठीक। यहाँ पे अभिशाप क्यों मौजूद है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आप इसी लाइन को पढ़ के आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, हम क्यों नहीं प्रभावित हैं, क्योंकि हम संवेदना क्या हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, ठीक। हम आदी हो चुके हैं ऐसी चीज देखने और ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए, ठीक। तो आप पहला देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है बाल श्रम के कारण जल्दी बड़े हो जाते हैं। तीसरा दिया है बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। तीसरा, चौथा दिया है बाल श्रम के कारण बच्चों का विद्यालय आना पड़ता है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल श्रम के कारण। देख सकते हैं क्या होगा, बाल श्रम के कारण बच्चों का जो बचपन होता है, जिस समय उनका मानसिक विकास होना होता है, ठीक, बौद्धिक विकास होना होता है, वो चीज़ें क्या हो जाती है, वंचित रह जाते हैं उससे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो तीसरे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है, बच्चे आखिर बाल श्रम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सब जागरूकता का अभाव है, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव, लोगों की मनोवृत्ति। सो फ्रेंड्स आपने पैसेज ऊपर आप जाके पढ़ सकते हैं पैराग्राफ में, निर्धनता और भुखमरी के कारण बच्चे क्या करते हैं, बाल श्रम करने जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी। देख सकते हैं गरीबी, निर्धनता, ये यही वाला, ठीक। तो वो हम जो ऑप्शन लगाए हैं वो बिल्कुल ही सही है, ठीक। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आपका निर्धनता और भुखमरी, ठीक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का निर्धनता और भुखमरी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है, ठीक। पहला ऑप्शन इसमें देखिए क्या दिया है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन को के सभी लाभों को दूर रखता है। दूसरा, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तीसरा दिया, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला अंधकार की ओर जाने लगता है। तो सब फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखिए बाल श्रम करेंगे उस देश के, जो किसी भी देश के जो बच्चे होते हैं, क्या भविष्य क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत सटीक आंसर लग रहा है, ठीक। बी भी सही है, सी भी सही है, ग वाला भी सही है, लेकिन जो डी वाला है
घ वाला ऑप्शन क्या है, उसके कंपेयर में क्या है, थोड़ा और सही। तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर घ लगाओगे। ठीक, अगर बाल श्रम देश में बहुत सारे बच्चे बाल श्रम करेंगे तो उस देश का क्या होगा, विकास नहीं हो सकता, उसका विकास क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक, तो ये जो पहला पैसेज था, आपने पहला पैसेज पढ़ लिया, देख लिया। ठीक, अगर आपको पहला करना है तो कीजिए, नहीं तो आपके पास ऑप्शनल में होगा पेपर में कि आप दूसरी, वहीं पे एक और पैसेज होगा, दोनों में आपको कोई एक करना होगा। तो इसको, अब इस पैसेज को हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। निस्संदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में सामाजिक उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। चूँकि इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न और वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल में अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं का समान स्तर काफ़ी कमी आ गई है। ठीक, यानी यहाँ बोला है कि प्राचीन काल में उनका ज़्यादा होता होगा, जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, ठीक, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। ठीक ना, आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाओं कई सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं सदियों से घरों तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन उन्हें सामंती सोच के कारण नागरिक ही माना जा रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार, आर्थिक अनिर्भरता, सभी महिलाओं को छुटकारा पाना, तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। ठीक, महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर शक्तिशाली बनती है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। ठीक, आप पहले समाज में उनका वास्तविक अधिकार और प्राप्त करने को देख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी बनाए जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हुई हैं, अपने परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा से महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक, तो सुपर अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, ये तो हो नहीं सकता है। वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी नहीं, वे शिक्षित थी। पहला वाला ऑप्शन क्यों जरूरत हुई, क्योंकि महिलाओं की स्थिति क्या थी, निर्बल थी, दुर्बल थी। वो आर्थिक स्तर पर देखे, सामाजिक स्तर पर देखे, धार्मिक स्तर पर देखे, वो क्या थी, बहुत पीछे थी। इस वजह से उनको सुदृढ़ किया गया। ठीक ना, क्या किया गया, उन्हें सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है, देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है गाँवों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़क बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करना, शिक्षा और प्रचार प्रसार। देखिए फ्रेंड, किसी भी गांव के लोग अगर शिक्षित होंगे, ठीक ना, तो वहाँ जो होगा, वहाँ खुद ही जो असमानता महिला और पुरुष के बीच वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी और महिला सशक्तिकरण अपने आप ही हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का घ होगा। ठीक, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते हैं यह समाज की किस सोच का परिणाम है। पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक, संकीर्ण। सो फ्रेंड्स, अब बोझ नहीं समझना क्या, एक तरह से देखें तो सकारात्मक सोच है। कैसी सोच है, सकारात्मक सोच है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इन्होंने इसमें आपसे बोला है महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया है। ठीक, महिला सशक्तिकरण से जो परिवार का आर्थिक स्तर है, सशक्तिकरण होगी, जो लेडीज़ भी होंगी, महिला होंगी, वो भी काम करेंगी, तो आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, सुदृढ़ होगी। ठीक ना, वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता गलत, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। ठीक, तो चौथा का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। ठीक, हाँ, इससे आत्मनिर्भर हो जाती है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी, हाँ, इससे भी शक्तिशाली बनती नहीं। उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ठीक, केवल आर्थिक रूप से अगर महिलाओं को सशक्तिकरण कर दिया जाए तो वो सशक्तिकरण नहीं है, उन्हें भय मुक्त होना पड़ेगा। उन्हें प्रतिबंध जितने भी उनके ऊपर पाबंदी है वो भी सारी क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। इसीलिए जो 5वां का क्या होगा, घ राइट आंसर होगा। ठीक ना,
कभी भी आपको आंसर चूज करना होगा ना ऑप्शन का, तो जो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक, जो ज़्यादा सटीक लगेगा, ठीक, कई सारे दिखेंगे, ठीक ना, लेकिन जो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ यही हो सकता है, आपको वही चूज़ करना है। हिंदी में ऐसा करते हैं, ठीक। नीचे देखिए काव्यांश। अब आपके पास क्या है, पोएम है। पोएम से आपको करना है, देखिए, देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असरा इस दर्द से धमनियाँ फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूँ जर्जर, बोझ ढोकर थक गया, अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे दो लकड़ियाँ भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब जब कुल्हाड़ों की तृषा बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानव के बंधु तरवर, फूल से फल से दल से मूल से तरु छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुज को लाभ पहुँचाते सदा काट रहे ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप, ऋतुएं रो रही गगनचुंबी बना सदा जिनके हृदय से, फूटते झरने नदी बहती सुशील नीर की, हर पर निहत चहकते हैं कुकते रहते विहग, फूल वृक्ष का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्चुअल में ये जो पोएम है, ये आपकी बात की गई है वन की, जंगल की, देख सकते हैं ये यहाँ से। अच्छा, बहुत अच्छी ही पोएम है। दो लकड़ियों नहीं होती, ठीक, दो लकड़ियाँ भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगल से, वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों के तृषा बढ़ रहे, काट डाले जा रहे वन के बंधु तरवर, ठीक, मानव के बंधु तरवर इन पेड़ पौधों को कहा गया है, सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा। देखते हैं ना, पेड़ अपना फल पत्ती सब चीज़ दे देता है मनुष्य को, ठीक, हरदम वो मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य से लेता कुछ नहीं है, हरदम क्या करता है, देता है। फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है, प्लांट्स को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक। तो ये आपकी यही पोएम है। देखते हैं क्वेश्चन के, अब असरहा इस दर्द से, इस असरहा दर्द का क्या कारण है, आज़ादी के बाद लंबी अवधि ना खेत में कड़ी मेहनत करना, वनों का न रहना, ठीक, क्या होता है, वनों का न रहना, ठीक ना, वनों का न रहना। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट आंसर है। जब कुल्हाड़ों की तृषा बढ़ रही है, कथन से क्या असहिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, पेड़ों को काट युद्ध का अवसर आना, पेड़ों को काट कर भी तृप्त ना होना, ठीक, ये क्या होगा, ये घ। ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या होगा, घ, पेड़ों को काट कर तृप्त न होना। आप देख सकते थे इधर लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था ना, जब कुल्हाड़ों की तृष्णा बढ़ रही, काटे जा रहे मानव के बंधु तरवर, ठीक ना, पेड़ पौधों को मनुष्य का बंधु कहा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं मनुष्य को बहुत कुछ देते हैं, ठीक ना, इस वजह से कहा गया है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, घ होगा। अत्यंत के लिए लकड़ियाँ सुलभ न होने के कारण है, वर्षा के वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सुख न, वन महोत्सव, ठीक। तो अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार करने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं मिल पाएंगी, इसका मतलब क्या है, वन क्यों काटे जा रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर क सही है। पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है, ठीक, मानव पेड़ों का व्यापार करता है। दूसरा दिया है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं। चौथा, मानव पेड़ों का क्या है, रक्षक है, ठीक। इसका जो चौथे का आप आंसर देख सकते हैं, पेड़ हमें अपना सब कुछ देते हैं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों को इसका ऑप्शन नंबर, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, ठीक, लेकिन आपको सबसे सटीक आंसर क्या लगता है, सब कुछ देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, ख। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है, स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की। चौथा दिया वन संरक्षण की। सो फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है, वन संरक्षण की, ठीक। एक और अपठित आपका गद्यांश है, पोयम है, ठीक। अगर आपको वो करना है तो वो कीजिए, नहीं तो ये आपके पास ऑप्शन है ना, आप इसको कीजिए, ठीक। तो इसको भी हम लोग पढ़ के करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, ठीक ना। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मीठी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग दृंगों में, कौतूहल छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसको मंजुल मूर्ति देखकर मुझे नवजीवन आया, उसकी मंजुल मूर्त देखकर मुझे नवजीवन आया, मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया,
भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। ये जनरल एक कविता है जो माँ और बेटी के ऊपर लिखी गई है। यानी बेटी माँ को क्या, माँ को जब बेटी मिलती है, ठीक, बेटी होती है तो ठीक अपनी बेटी की हरकतों को देखकर उसे अपने बचपन का याद आ जाता है। तो उसी को क्या है जो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। ठीक, देखते हैं क्या बोला गया। काव्यांश के आधार पर बताइए कवित्री ने अपने बचपन में किस रूप को पुनः पाया है। ठीक, तो अपनी बिटिया के रूप में। ठीक, जब उनकी बेटी होती है तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमने बता दिया था आपको। कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी, अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपने अपनों के सहचर्य को। तो इसका जो राइट आंसर अपने बचपन को। ठीक ना, वर्षों से जिसे खोज रही थी, इसमें एक आया है ना, जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया, यानी अपने बचपन को खोज रही थी। ठीक ना, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन अब आया। किसको खोज रही थी देख सकते हैं आप यहाँ पे, अपने बचपन को। ठीक, आपको अगर आंसर नहीं मिलता तो एक बार जाइए और पद्यांश को ठीक ना फिर से पढ़िए। ठीक, कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक आया है, माँ के साथ मिट्टी को खेलने के कारण। ठीक है, मिट्टी में खेलने का, माँ को संग खेलते देखकर, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, माँ को प्रसन्न देखकर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, माँ को संग खेलते देखकर। क्या, माँ को संग खेलते देख सकते हैं यहाँ पे दिया था, माँ वो कहकर बुला रही थी मुझे खिलाने लाई थी। देखना, खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग दृगोर से कौतूहल छलक रहा, मुंह पर था आह्लाद लालिमा, गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा तीसरे का, माँ को संग खेलते। इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे का क्या, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। देखो यहाँ पे ये जो तीसरा मैंने यहाँ पे दिया था, देखो तीसरा में यहाँ दिया है ना, मुंह पर आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्हें खाओ, यानी खाने को बोल रही हैं। ठीक ना, तो माँ को मीठी खिलाने के कारण। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। क्या होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया, उसका शरीर धूसरित था और आंखों में डर था, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों में उत्सुकता छलक रही थी, उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी, उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक। आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक, चौथा के क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला था ना, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। ठीक, देख रहे ना, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख होगा, उसका अंग पुलकित हो रहा था। ठीक, ऑप्शन नंबर ख। ठीक ना, और हम देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आपका अपठित, ठीक ना, अपठित पद्यांश का, बेटी और माँ के बीच का संवाद हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं, माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोली उठी माँ खाओ। आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ही लाइन उसमें है, माँ ने पूछा बेटी क्यों खा रही हो और बेटी बोली उठा तुम भी खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने पूछा क्या खेल रही हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कभी भी जब आप हिंदी का पेपर देने बैठेंगे, ठीक ना, तो आपको अपठित गद्यांश करना होगा, अपठित पद्यांश करना होगा, तो आप उसको एक बार थॉरली पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन के साथ साथ आप पद्यांश को पढ़ के क्या कीजिएगा, आंसर को टिक लगाइएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, अभी हमारा पेपर 4-5 दिन टाइम है। ठीक ना, तो हम आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।